Hello students, this is the Kamlesh Tiwari. Welcome to my channel Economics by Kamlesh sir. Dear students, जैसा कि अभी तो लॉकडाउन खुला हुआ है, फिर भी लॉकडाउन आपका बढ़ने वाला है. Approximately I think that it will be start 15 जून. तो आप लोग स्टे होम स्टे फ्री, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए. तो इस कीमती समय का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए सुरक्षित रखते हुए अपने पढ़ाई को ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से हो सकेगी. तो पहली प्रायोरिटी आप अपने हेल्थ पर केयर करिए, उसके बाद अपना जो रीडिंग है, स्टडिंग है, वो कीप ऑन कंटिन्यूअस रखिए. तो चलिए बेटा, जैसा कि आप जानते हैं ये क्लास 9th का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर तो हो गया था. सेकंड चैप्टर पीपल एज रिसोर्स है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से संबंधित, उसमें जो जो क्रियाएं हो रही थी तो उसमें क्या प्रोड्यूस किया जाता था, गुड्स एंड सर्विस जो भी प्रोड्यूस किया जाता था उसकी डिस्कशन हुआ था. बट यहाँ है तो यहाँ भी प्रोडक्शन का ही मैटर, लेकिन यहाँ कुछ उत्पादन के साधनों ऐसे साधनों को लिया गया है जिसमें इन्वेस्टमेंट करने पर हमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है, उसका यहाँ जिक्र होता है. तो चैप्टर सेकंड आपका पीपल जो रिसोर्स के रूप में है, उसको कैसे हम रिफॉर्म करें, कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट करें कि वो बेटर रिजल्ट दे. ठीक है. तो जैसा कि आप जानते हैं कि एवरी वीडियो क्लिप में जब भी मैं शुरू करता हूँ, पूरा आपको एक सरसरी निगाह में उसको आपको रिवाइज कराता जाता हूँ. तो पॉपुलेशन, किसी कंट्री के पॉपुलेशन को अगर उस देश की जनता या खुद पीपल अगर अवेयर होते हैं और आगे बढ़ते हुए उसमें निवेश करते हैं अपने ही व्यक्तियों में, अपने परिवार के सदस्यों में, तो वही जो पीपल अभी तक लाइबिलिटी के रूप में थे, यानी बोझ के रूप में थे परिवार पर, वो खुद ही प्रोडक्टिविटी देते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं, जिससे उनका विकास होता है, परिवार का विकास होता है. कई चैन में जुड़ते हुए कड़ी के रूप में कई लोगों को विकास के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं, जिससे अपना देश का भी विकास होता है. तो ये तभी बनेगी जब उस पॉपुलेशन पर, यानी उस पीपल को जो हम रिसोर्स मानते हैं उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो वही पीपल जो अभी तक लायबिलिटी थी, यानी वह एक प्रकार से उस पर से व्यय ही किया जाता था, अब खुद वह अर्निंग करने लगती है, अच्छा रिटर्न प्राप्त करने लगती है, अच्छा प्रोडक्टिविटी देती है, स्पेशलाइजेशन देती है, 100% लेवल आपको किसी वर्क में वो हिस्सेदारिता देती है, तो अच्छा प्रोडक्टिविटी देती है. कंपेयर करें तो पहले की तुलना में उसकी उत्पादकता कहीं अधिक बढ़ जाती है. तो ये तभी संभव होता है जब उस पर एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर पर, मेडिकल केयर पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो ये सब देख चुके थे कि कैसे वही पुराने लोग थे, उस पर उनकी प्रोडक्टिविटी यानी उनकी यील्डिंग कैपेसिटी कैसे इंक्रीज़ हो जाती है. ये हम एग्जाम्पल के रूप में भी देखे थे. जैसे मशीन लेते हैं तो कितने साल तक वो हमें अर्निंग देती है, कितने साल तक वो मुझे या आप लोगों को या किसी को जो भी निवेश करेगा एंटरप्रेन्योर, उसको एनुअल रिटर्न मिलता रहता है, यानी वो यील्डिंग मशीन करती है. ऐसे ह्यूमन भी है, अगर उनमें निवेश किया जाता है एजुकेशन पर और हेल्थ केयर करते हुए या किसी सेक्टर में उसे स्पेशलाइजेशन स्किलफुल बनाते हुए, तो वही व्यक्ति अच्छा इनकम अर्निंग करने लगता है, यानी वो यील्ड करने लगता है. ये सभी देखे थे. और ऐसे होते हुए कई टॉपिक्स जो था, जैसे कि स्टोरी था सकाल विलास का, एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक का, और पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसे जो है इम्प्रूव होती है, उनमें वैल्यू आता है. तो वो सब देखते हुए बेरोजगारी का भी चर्चा होगा. तो यहाँ देखे थे, तो स्टोरी भी देख चुके थे सकाल विलास का, कि कैसे
एक साकाल जो था उस पर इन्वेस्टमेंट उनके माता पिता द्वारा किया गया, तो वो कैसे एक वर्चुअस साइकिल को क्रिएट कर रहा है, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी शिक्षित करने का प्रयास कर रहा है, जिससे पूरा समूचा समुदाय वो जब विकास की ओर अग्रसर होता है, शिक्षित होता है, तो उसकी यील्डिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ जाती है, जिससे पूरे देश का विकास होता है। वहीं अगर देखें उसके भी साइड अपोजिट साइड में तो विलास की स्टोरी आती है, जो विशियस साइकिल फंसा हुआ है, सिर्फ अपने पूर्वजों के व्यवसाय को अपनाता है और वहीं गरीबी दुष्चक्र में फंसा रहता है, कैसे भी जीवन यापन करता है, बीमारियों से ग्रसित रहता है और कम आयु में ही वह एक्सपायर हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये सब देखे थे कि अगर एक शिक्षित जनसंख्या होती है या व्यक्ति होता है तो धीरे धीरे कई को भी शिक्षित करता है, जिससे एक अच्छा सर्कल बनता है, अच्छा साइकिल बनता है। और पूरा ये साइकिल जब एक दूसरे के से ताने बाने से जुड़े रहते हैं तो एक दूसरे को ऐसे कनेक्ट होते होते पूरा एक समुदाय, पूरा एक जो देश जब विकसित हो जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ये हम इस स्टोरी के थ्रू सिचुएशन में देखते हैं। तो ऐसे कंट्रीज़ का भी एग्जांपल मैंने दिखाया था, जैसे जापान और इंडिया कैसे कोई डेवलप्ड हो गया, कैसे भी डेवलपिंग की ओर हम लोग फॉरवर्ड हो रहे हैं, आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो इसमें क्या रीज़न है, कोई कंट्री किस कारण से डेवलप हो गई, किस कारण से अभी पिछड़ी हुई है या आगे विकास के लिए अभी प्रयास रहता है। जैसे अपने इंडिया है वो विकसित होने के लिए प्रयास रहता है, तो इसमें कुछ कमियां हैं। कमियां यही हैं कि ये लोग अपने पॉपुलेशन पर, एजुकेशन, हेल्थ केयर पर या किसी सेक्टर में उन्हें अच्छा स्किलफुल बनाने के लिए वो कम से कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए अपना देश अभी तक डेवलप नहीं हुआ। अभी डेवलपिंग है, लेकिन फिर भी पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है अपने इंडिया में। लेकिन जापान में दिन दिनों रात चौगुनी अपने ही पीपल पर इन्वेस्टमेंट अच्छा करते हैं, एसेट बनाते हैं, एक कैपिटल बनाते हैं, जिससे वहाँ की प्रोडक्टिविटी कहीं अन्य देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। ये तभी हुआ जब उस पर वहाँ की जनसंख्या पर एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्किलफुल बनाने के लिए किसी भी सेक्टर में जो व्यक्ति जाना चाहता है उस पर स्पेशलाइजेशन देते हुए, उसका बखूबी 100% यूटिलाइजेशन करते हुए बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करते हैं। और प्रोडक्टिविटी अन्य देशों की तुलना में जब अधिक होगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा तो देश अधिक विकास करेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास अधिक खरीदने की क्षमता होगी और अधिक से अधिक वो हर वस्तु को उपभोग करेंगे और वो विकसित कहे जाएंगे। तो एक्टिविटीज़ भी देखे थे, चाहे कोई भी इकोनॉमी हो या कंट्री हो, तो एक्टिविटी तीनों ही होती है। किसी देश में कोई सेक्टर की एक्टिविटी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, बस यही अंतर है, लेकिन होती तो तीनों एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि कहीं फार्मिंग है ही नहीं, थोड़ा ही होगा, लेकिन हो सकता है कहीं दूसरे देशों में जैसे भारत में फार्मिंग अधिक है, जापान में खेती होती बहुत ही नगण्य होती होगी, बहुत मान्यूट एरिया में होती होगी। लेकिन अगर यहीं भारत में देखिए तो यहाँ रॉ मटेरियल की अबुडेंट क्वांटिटी है, पर्याप्त मात्रा है, प्रचुर मात्रा है। तो यही प्रचुर मात्रा वहाँ जाती है तो वो यहाँ की तुलना में अधिक प्रोडक्टिविटी वहाँ गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो कई मटेरियल यहाँ से लेते हैं और भारत की तुलना में अधिक नई टेक्नोलॉजी जिससे वो अच्छा क्वालिटी का अच्छा उत्पादन करते हैं। और वहाँ की तकनीकी इतनी पोटेंशियल है कि वहाँ की तुलना में अगर भारत में देखें तो तकनीकी बहुत कम है। इसलिए क्योंकि वहाँ की जनसंख्या, वहाँ के लोग अधिक से अधिक अपने माइंड को यूटिलाइजेशन करते हैं, उसका यूज करते हैं और कोई नई उत्पादन की विधि को सर्च करते रहते हैं। वो हमेशा सीख करते हैं कि कहाँ कैसे खोज करें, कैसे तलाश में रहें। तो ये चीज़ उनको खोजी प्रवृत्ति बनाती है और वो अच्छा कुछ अपने भारत की तुलना में कहीं अच्छा करके दिखाते हैं। तो यही अंतर है बेटा। लेकिन हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चाहे मेन के द्वारा हो चाहे वो मेन के द्वारा, ठीक है, वो सब भी यहाँ पढ़े थे कि कैसे कोई घर में औरतें पुरानी परंपरा के अनुसार घरेलू काम करती हैं और और जो
पुरुष लोग हैं वो खेतों में काम करते हैं। तो महिला और पुरुष का जो वर्क डिफ्रेंशिएशन है, उसे डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो वो क्या है, वो पुराने ही मान्यताओं के आधार पर, रूढ़िवादिता के आधार पर वो चले आ रहे हैं। क्योंकि ये प्रिजुडिस जो है, ठीक है, पूर्वाग्रह जो माइंड में बना हुआ है कि औरतें बाहर खेतों में नहीं जाएंगी, ठीक है, वो घर में पर्दा प्रथा में रख के काम करेंगी, घरेलू वर्क में हाथ बटाएंगी, और जो पुरुष होंगे वो खेतों में मेहनत करेंगे, वो मार्केट एक्टिविटीज़ का मार्केट एक्टिविटीज़ का पार्ट बन जाएंगे। और जो वुमेन है वो घर में जो घरेलू काम करती हैं, डोमेस्टिक वर्क करती हैं, डोमेस्टिक चोर्स पर वर्क करती हैं, उनको फ्री इन कास्ट कोई भी वैल्यू नहीं दिया जाता, क्योंकि उनकी वर्क मार्केट में कोई भी फिक्स रेट नहीं हुआ करती है। तो ये सब देख चुके थे बेटा। अच्छा, तीनों सेक्टरों का मैं कई बार डिस्कशन कर चुका हूँ। फर्स्ट चैप्टर पालमपुर में भी अच्छे तरीके से, बहुत एक्सप्लेनिंग में, बहुत डिटेल में इसको इसको एक्सप्लेन किया हूँ। तो उसको आप रिवाइज़ करते रहिए, कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कितने सेक्टरों में क्या गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती है, ये सब आप इसको रिवाइज़ करिएगा, क्योंकि ये हायर एजुकेशन में, हायर क्लासेस में भी बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो मार्केट एक्टिविटीज़ मीन्स जिस वस्तु या सेवा को हम किसी बाज़ार के फिक्स कीमत पर हम प्राप्त करते हैं, लेकिन नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ पर कोई बाज़ार की कीमत निर्धारित नहीं होती। वह सिर्फ अपने या किसी बिना अर्निंग वाली होती है, या तो घरेलू सदस्यों के द्वारा, जैसे औरतों के द्वारा घरेलू वर्क में काम करने को दर्शाती है, या कहीं गवर्नमेंट के सोशल वेलफेयर के रूप में वर्क करती है, तो भी वो फ्री इन कास्ट होती है। तो ये नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ का वर्क होता है। ये सब आप खुद कई एग्जाम्पल लेकर आप इसको सोचा करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसको आप साकाल एंड विलास की स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कोरिलेट करने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्योंकि साकाल क्या था, जब वो शिक्षित हुआ, जो उसमें निवेश किया गया, तो वो जो भी वर्क कर रहा है उसका लाभ अधिक, उसका पर्पज़ क्या था कि अगर हम शिक्षित मैं हो जाऊंगा तो अधिक से अधिक अर्निंग करूंगा, इससे मेरे फैमिली का कंडीशन, जो लाइफ स्टैंडर्ड लेवल है, वो उठेगा, और उससे सोशल में भी एडवांटेज होंगे, और कंपनी में भी एडवांटेज जाएगा। और अगर देखें तो इसके बाद वो जब हिस्सेदारिता बढ़ेगी, तो कई ऐसे एक दूसरे से जब लिंकेज हो जाएंगे, एक कंपनी दूसरे कंपनी से, या एक रोज़गार से दूसरे रोज़गार, तो उसके देखते हुए कई लोग भी कंपटीशन में आएंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, तो वो भी शिक्षित होना चाहेंगे। तो अगर साकाल शिक्षित हुआ तो उसका इम्पैक्ट जो है पूरे कंट्री पे पड़ रहा है। क्योंकि एक एग्जाम्पल थ्रू अगर सोच लें, पूरी जनसंख्या को अगर अधिक से अधिक शिक्षित कर रहे हैं, उस पर हेल्थ पर ज़्यादा केयर करें, उनको स्पेशलाइजेशन दे, किसी सेक्टर में स्किल फुल बनाएं, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि पूरा देश विकसित हो जाएगा। तो यही होता है, क्योंकि वो एक प्रकार से फिजिकल कैपिटल, जैसे हम लोग निवेश करते हैं किसी मशीन में, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका जो भी एनुअल रिटर्न होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। ऐसे ह्यूमन एसेट जब बन जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए वो अर्निंग करता है। तो यही है साकाल जो अच्छा, और हेल्थ भी सही है, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अधिक है विलास की तुलना में। अच्छा, विलास क्या था, विलास अपने विकास के लिए वो क्या सोचता, जब उसके माता पिता ही नहीं सोचे, तो माता पिता भी नहीं सोचे थे, और गरीब था ही, पिता भी एक्सपायर हो गए कम एज में, तो माता जी किसी ढंग से उसका लालन पालन की, मछली बेचा करती थी। वो विलास भी वही व्यवसाय अपना लिया, और गरीब बना रहा, कमज़ोर हो गया, बीमारी से ग्रसित हो गया, तो उसका विकास अवरोधित हो गया। क्योंकि विकास का मार्ग, डेवलपमेंट का मार्ग जो ओपन होता है वो एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्किल्डफुल बनने पर ही होता है। क्योंकि स्किल्डफुल कोई व्यक्ति होता है तो उसका लेबर डिवीज़न हो जाता है, उसकी एक स्पेशलाइजेशन होती है किसी सेक्टर में वर्क करने की। क्योंकि वो जो भी चीज़ अपना, वो जो भी काम करेगा वो अपना 100% रिजल्ट देगा, 100% वो अपना फुल्ली बेस्ट ऑफ लेवल देना चाहेगा, जिससे उसका यूटिलाइजेशन अधिक होता है, इससे उसका जो भी प्रोडक्टिविटी होगा वो बहुत पहले तुलना में अधिक होगा। और लाइबिलिटी जो होते हैं पॉपुलेशन,
वो बोझ होते हैं विलास के एग्जाम्पल के अनुसार, वो सिर्फ एक दूसरे को विशियस साइकिल में बनाए रखते हैं। ये विशियस साइकिल तभी ब्रेक होती है जब उस पर एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पर और किसी सेक्टर में उसे स्पेशलाइजेशन देते हुए, स्किलफुल बनाते हुए उस पर केयर करते हैं, तभी ये ब्रेक होकर के वर्चुअस साइकिल कन्वर्ट हो जाता है। और उसके भी पीढ़ी आने वाली अगर अपने आने वाले वंशजों पर केयर करेंगी, उसके एजुकेशन, हेल्थ केयर और ट्रेनिंग देंगे किसी सेक्टर में, तो वो भी आगे आने वाली पीढ़ी को पढ़ाने का प्रयास करेगा, जिससे वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो जाती है। तो बेटा ये सब हो गया था, लेकिन अब हम लोगों को पढ़ना है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, यही आज पढ़ना है। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे होती है, किसी पॉपुलेशन में क्वालिटी कैसे आती है। पहले जैसे मान लीजिए कोई अभी र्यूड पर्सन है, यानी वो अनएजुकेटेड है, असभ्य है, तो कैसे उसको क्वालिटी लाएंगे उसके अंदर। क्वालिटी तभी लाएंगे जब उसको शिक्षित करेंगे, यानी उसको एजुकेटेड अनएजुकेटेड से एजुकेटेड पर्सन में कन्वर्ट करेंगे, तब उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके शिक्षा पर व्यय करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। तो उस पर जो भी एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट किया गया, उसका लॉन्ग रन के लिए जो रिटर्न होगा वो बहुत प्रॉफिटेबल होगा। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे आती है, किसी रिसोर्स यानी ह्यूमन रिसोर्स पर, जब इसको एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट करें, उसके हेल्थ केयर को, न्यूट्रिएंट्स को, पोषण को ध्यान दें, या उसको किसी भी ग्रेजुएशन के बाद किसी भी सेक्टर में, जैसे इंजीनियरिंग में या जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कोई भी इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी प्रोफेशन में, डॉक्टर्स वाले प्रोफेशन में, टीचर्स वाले प्रोफेशन में, जो भी उसकी इच्छा है, जिस फील्ड में जाना चाहता है, उसको स्वेच्छा से छोड़ दीजिए और उसी में उसको 100% उसको इंटरेस्टिंगली बनाते हुए उसका 100% यूटिलाइजेशन लेने के लिए उसको पढ़ाइए, उसको स्किलफुल बनाइए, जिससे वह भविष्य में अच्छा स्पेशलाइजेशन देते हुए, अपना वर्क करते हुए अपना विकास करे, पूरा कम्युनिटी का विकास करे, कंट्री का विकास करे, जिससे कोई भी कंट्री अगर अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, तो वह डेवलप्ड हो सके। तो बेटा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन का मतलब एजुकेशन पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको हेल्थ केयर का भी पढ़ाएंगे। तो कोई भी पॉपुलेशन, मान लीजिए अभी लाइबिलिटी ही है, कोई देश पिछड़ा हुआ है, वहाँ की पॉपुलेशन तभी डेवलपमेंट की ओर अग्रसर होगी जब उस पर एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर किया जाएगा, यानी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट। अपने देश की यानी अपनी जनसंख्या क्या जब क्वालिटी कैसे निखरती है, जब उसको साक्षर, अधिक से अधिक साक्षर बनाया जाए, यानी उसकी लिटरेसी रेट है जो बहुत उसको इंक्रीज करें, यानी उसको बढ़ाएं, हेल्थ पर केयर करें। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। ये ऑटोमेटिक, अगर लोग जब शिक्षित हो जाएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी, यील्डिंग कैपेसिटी जब होगी, जब इंक्रीज होगी, तो ऑटोमेटिक है बेटा कि कंट्री की भी ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी। इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या महत्वताएँ हैं शिक्षा की, जो कि जनसंख्या की क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं। इसको आप खुद साकाल और विलास की स्टोरी से को रिलेट करिए कि कैसे विलास जो है, विलास के माता पिता जो गार्जियन थे वो केयर नहीं किए, तो उसकी प्रोडक्टिविटी साकाल की तुलना में जो एजुकेटेड हो गया, जो एक एसेट बना है, ह्यूमन कैपिटल बना, उसकी प्रोडक्टिविटी की तुलना में विलास की प्रोडक्टिविटी कितनी लो रेट है। तो कैसे बेटा अगर कैसे कोई देश विकसित बन सकेगा जब तक उसकी जनसंख्या शिक्षित नहीं होंगे, बीमारी से ग्रसित रहेंगे, या किसी क्षेत्र में उनको कोई कौशल नहीं प्रोवाइड कराया गया, यानी उनको स्किल्डफुल पर्सन नहीं बनाया गया, तो लेबर की क्वालिटी कैसे बनेगी, यानी उनको डिवीज़न कैसे बनाया जाएगा। लेबर डिवीज़न मीन्स होता है, पहले आप समझ लीजिए स्किल्डफुल पर्सन और लेबर डिवीज़न क्या डिफरेंस है। स्किल्डफुल पर्सन वो होता है जब किसी भी फील्ड में वह
मीन्स ट्रेनिंग लेता है, यानी उसकी स्पेशलाइजेशन बनती है। जैसे कोई टीचर किसी सब्जेक्ट में उसकी स्पेशलाइजेशन है, यानी वो उस विषय का फुल्ली नॉलेज रखता है, वो पूरा एक सब्जेक्ट पर कमांड रखता है, अथॉरिटी है उस पर, तो वह उस विषय का वो पूरा स्किल्डफुल है। तो उसको लेबर डिवीज़न कैसे करेंगे? जैसे मैं गया किसी स्कूल में, तो सोशल स्टडी के 4 पार्ट होते हैं, सेगमेंट होते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। तो ज़बरदस्ती मुझे अगर एसएसटी का टीचर बना दिया जाए, जबकि मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरी स्पेशलाइजेशन स्किल्डफुल है सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाने में, तो अगर ज़बरदस्ती थोप दिया जाएगा नहीं आप एसएसटी पढ़ाएंगे, तो मेरा लेबर डिवीज़न नहीं किया गया, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन, मेरी 100% जो भी यूटिलाइजेशन है, यानी पूरी स्पेशलाइजेशन जो है, यानी विषय पे जो कमांड है, जिस विषय में अथॉरिटी रखता हूँ, वो स्किलफुल हूँ सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाने में। तो डिवीज़न मेरा कहाँ हुआ? डिवीज़न तभी होगा जब मुझे एक स्पेशल विषय पढ़ाने के लिए रखा जाएगा, ठीक है। ऐसे फैक्ट्रियों में भी लेबर डिवीज़न होते हैं, सुपरवाइज़र को रखे जाते हैं सुपरविज़न करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो स्किलफुल होते हैं उस एरिया में, और लेबरों को हार्ड वर्क के लिए काम पर रखा जाता है, क्योंकि वो स्किलफुल नहीं होते हैं। यही डिफरेंस है। स्किलफुल अगर व्यक्ति हो जाता है किसी भी प्रोफेशन में, तो उसको लेबर डिवीज़न कर दिया जाता है, नहीं तो लाइबिलिटी के रूप में सबको एक ही पलड़े पर तौला जाता है, ठीक है। एक एक वर्ड देखिए, ये इकोनॉमिक्स है। जब तक आपको एक एक वर्ड का, ऐसे आर्थिक शब्दावली, इकोनॉमिक वर्ड पावर के शब्द की नॉलेज अच्छी तरह से गेनिंग नहीं होगी बेटा, तब तक आपको इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो स्किलफुल होना मीन्स किसी सेक्टर में, किसी फील्ड में अपना स्पेशलाइजेशन राइट रखना, जिससे कि उसका लेबर डिवीज़न किया जाता है, और लेबर डिवीज़न होता है तो हाँ वो 100% अपना रिजल्ट देता है, जिससे उसकी यील्डिंग कैपेसिटी यानी प्रोडक्टिविटी बिना अनएजुकेटेड, बिना लेबर डिवीज़न वाले के वर्करों की तुलना में कहीं अधिक होती है। ये है डिफरेंस। तो ये आपका स्टोरी आप इस साकालो विलास के थ्रू आप समझिएगा कि एजुकेशन में क्या एक चमत्कारी प्रभाव आया कि दोनों ही फ्रेंड, एक क्लोज फ्रेंड थे, एक ही गांव की, लेकिन कैसे उनमें अंतर आ गया। क्योंकि साकाल पर जब इन्वेस्टमेंट किया गया तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो विलास की तुलना में कहीं बहुत अधिक है, क्योंकि उसमें निवेश किया गया, वो अब एक एसेट बन गया, एक जैसे फिक्स्ड कैपिटल होता है वैसे बन गया। तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए जो रिटर्न मिलेगा वो बहुत प्रॉफिटेबल होगा, जिससे पूरे कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। तो ये क्वालिटी निकलती है बेटा, क्योंकि हेल्थ केयर का भी जिक्र होगा आगे। तो देयर इज ए स्पेशल एम्फेसिस ऑन प्रोवाइडिंग द एजुकेशन टू द पॉपुलेशन। तो इस स्टोरी साकालो विलास के थ्रू कैसे समझेंगे कि एक ह्यूमन जो रिसोर्स था वो एसेट के फॉर्म में बदला, तो वही रिसोर्स जो पहले अनएजुकेटेड था, बिना उसको हेल्थ केयर पर ध्यान दिए, यानी उसको न्यूट्रिएंट्स दिए ही एकदम दुर्बल और बीमारी से ग्रसित था, वही कैसे रिफॉर्म हुआ, वही कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, और वही उसकी प्रोडक्टिविटी पहले की तुलना में कितनी बढ़ी, और क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या अच्छा संदेश जा रहा है, और कैसे उसका विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। तो ये सब हम इसके थ्रू समझते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या कारण था? एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर करना, उसके हेल्थ केयर पर, और किसी सेक्टर में उसको स्किलफुल बनाते हुए। तो गवर्नमेंट कई स्कीम भी लाती है ये सब इम्प्रूवमेंट करने के लिए, जैसे कि कोई भी पॉपुलेशन वह एसेट के फॉर्म में चेंज हो। तो प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन द क्वालिटी इज इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद ए स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल। स्पेशल गर्ल पर फोकस करते हुए कोई भी कंट्री की सरकार क्या चाहती है कि अधिक से अधिक उसका मकसद हो कि वह क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करे, जिससे भविष्य में वो सब एजुकेटेड हों, वो खुद विकास करेंगे तो पूरे सोसाइटी की विकास होगी, पूरे पॉपुलेशन की एक दूसरे से ताने बाने से जुड़ जाएंगे एक दूसरे को देखते हुए,
और एक दूसरे को देखते हुए जब अधिक से अधिक शिक्षित होना चाहेंगे, अपने स्वास्थ्य को केयर करेंगे, तो पूरे देश का विकास होगा। और इसमें सबसे बैड कंडीशन किसकी है देखने को मिलता है, तो जो वुमेन हैं यानी गर्ल हैं, उनकी कंडीशन बहुत बैड पोजीशन पे है। तो मोस्टली आप जो स्पेशली एम्फेसिस करती है, फोकस करती है सरकार किसी भी कंट्री की, अगर जिस कंट्री में महिलाओं की कंडीशन बहुत बैड पोजीशन पे है, तो उस पर ज़्यादा वहाँ की वुमेन एंड गर्ल पर फोकस करना होता है। जैसे अपना इंडिया है, अब और उस कंट्री में अधिक से अधिक क्या चाहती है सरकार कि क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करे, जिससे कि पूरा कंट्री, पूरा वहाँ के पॉपुलेशन एक डेवलपमेंट मार्ग पर प्रोग्रेस हो सकें, आगे फॉरवर्ड हो सकें। सेकंड है स्टेबलाइजमेंट ऑफ स्कूल लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट्स। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय को स्टेबलाइज सरकार कर रही है, जिससे कि अधिक से अधिक एजुकेशन वो स्प्रीड हो, सोसाइटी में सभी लोग शिक्षित हो जाएं, कोई भी अशिक्षित न बचा रहे, जिससे कि पूरा समूचा भारत, इंडिया इकोनॉमी डेवलपमेंट हो सके। वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू equip large number of high school students with occupation related to knowledge and skills। जो वोकेशनल स्ट्रीम्स है वो क्या है, वो यही रखता है कि अगर जो मैट्रिक पास कर लेते हैं बच्चे, यानी हाई स्कूल को क्वालिफाई करते हैं, तो उनको कई तरह की सेक्टरों में ट्रेनिंग देने के लिए, उनको एक प्रोफेशन चूज करने के लिए, एक वोकेशनल स्ट्रीम को प्रोवाइड करने के लिए एक लार्ज अमाउंट में, यानी लार्ज सेक्टर में स्किलफुल बनाने के लिए अपने डिज़ायर और एस्पिरेशन के अनुसार उनको ऑक्यूपेशन देते हैं, जिससे कि वो उनको अधिक से अधिक नॉलेज गेनिंग हो और स्किलफुल बन सके, उनका लेबर डिवीज़न किया जा सके। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर फ्रॉम 151 करोड़ रुपीज़ इन द फर्स्ट प्लान टू Rs 3,766.90 करोड़ इन द 11th प्लान। तो फर्स्ट ईयर प्लान में आपका अगर देखें तो एजुकेशन पर जो एक्सपेंडिचर हुआ था 151 करोड़ रुपीज़ था, लेकिन वही 11th 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना में देखें तो 3,766.90 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर हुआ था। ये सब आपका डाटा है, डाटा से आप मैच करिए कि पहले की तुलना में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ एजुकेशन सेक्टर में, फिर भी क्या कंडीशन इंडिया का है, क्या आपका यहाँ डिफ्रेंशिएशन है मेन एंड वीमेन में, कि किस कारण से है, क्या इसके पीछे कारण है और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब हम लोगों को देखना चाहिए। कि जो अभी आगे आपका ये डाटा आएगा, जिससे आप अच्छी तरह समझ लेंगे कि कैसे इंडिया का विकास हो रहा है, तो क्या डिफ्रेंशिएशन भी है मेन वीमेन में, लिटरेसी रेट में, ये सब आपको इसी डाटा के थ्रू समझ में आ जाएगा। 1 मिनट। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें डाटा चल रहा था कि कैसे एजुकेशन सेक्टर पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है, पहले की तुलना में कितना इंक्रीज हुआ एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर, फिर भी कंडीशन अभी जो डिफ्रेंशिएशन का है मेन वीमेन में क्या डिफ़र है, तो ये भी आगे देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जो भी बार आपका ग्राफ दिया रहेगा उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। ये आपका फिर भी आगे आप तब तक पहुँचे, तब तक आगे अभी जो भी मैटर है इसको पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट क्या क्या प्लान ला रही है, क्या क्या स्कीम ला रही है, जिससे कि पॉपुलेशन को अधिक से अधिक एजुकेटेड किया जाए, उसके हेल्थ केयर पर फोकस किया जाए, उसको स्किलफुल पर्सन बनाया जाए, जिससे कोई प्रोफेशन पकड़े, कोई अच्छा वोकेशनल गेनिंग करे, तो उसको कई सेक्टर में उनको स्किलफुल बनाने के लिए फोकस भी करती है, जिससे अच्छा नॉलेज गेनिंग हो और लेबर डिवीज़न हो सके। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर फ्रॉम 151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान टू 3,766.90 करोड़ रुपीज़ इन द 11th प्लान। तो पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान की तुलना में जब 11th 5 ईयर प्लान में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गवर्नमेंट कितना इंक्रीज़ कर दी एजुकेशन एक्सपेंडिचर पर, फिर भी डिफ्रेंशिएशन अगर देखें तो बहुत बड़ा एक्सपेंशन है अपने इंडिया में।
मेन एंड वीमेन के एजुकेशन में। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज ए परसेंट ऑफ GDP रोज फ्रॉम 0.64% इन 1951 to 52 to 33% इन 2015 to 16। अगर देखें तो अप्रॉक्सिमेटली ये आपका 65 ईयर का जो ड्यूरेशन है, इसके बीच में एजुकेशन पर जो एक्सपेंडिचर हुआ GDP का, तो 1951 से 52 के बीच में अगर देखें तो 0.64% एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर किया गया था। किसके तुलना में? GDP का जितना कलेक्शन था, GDP जितनी आई थी अपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जो घरेलू आय आई थी, तो उसका 0.64% 1951 से 52 के बीच में एक्सपेंडिचर किया गया था एजुकेशन सेक्टर पर। बट अगर देखें तो 65 ईयर्स के बीच में यह बढ़ करके 3% GDP का 3% एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर हो गया। फिर भी यहाँ कितना अभी एजुकेशन है या जो भी डिफ्रेंशिएशन है, गैप है मेन एंड वीमेन के बीच में एजुकेशन का, जिसका कहीं एक कारक भी है, एक विकास के मार्ग में रोड़ा भी है, इसको कह सकते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्लान लाया है, क्या क्या उनकी एक स्ट्रेटजी है जिससे कि इस विशेष साइकिल को ब्रेक किया जाए। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो भी एजुकेशन चल रहा है उसी का ही टॉपिक जिक्र है। तो ये कैसे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है, ये इसका क्या जो परिणाम पहुंचता है, क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेज है, तो इसको पढ़ते हैं। इसका आउटकम से जो परिणाम निकलता है कि इससे लिटरेसी रेट जो बढ़ गया, पहले 1951 में 18% था, जो 2010 में 74% हो गया। अभी जो लिटरेसी रेट है अप्रॉक्सिमेटली यही 74% भी है। तो ये जो भी इंक्रीज हुआ रेट, ये बहुत चमत्कारिक प्रभाव से एक मिरेकल इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। फिर भी यहाँ डिफ्रेंशिएशन भी अधिक है, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है अधिकतर वो बहुत हाई सोसाइटी पर बिलोंग नहीं करती है, यानी मोस्टली लोग यहाँ पीपल जो हैं वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसलिए वो ज़्यादातर उनकी क्योंकि उनकी इनकम भी नहीं होती है और वो एजुकेटेड भी बहुत होते भी नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, वो अपने व्यवसाय में उनको तुरंत उतार देते हैं। सेकंड है द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ स्पेंडेड ओवर 8.58 लाख। स्कूल तो बढ़ रहा है, स्कूल इतना बढ़ा, लेकिन एजुकेशन क्वालिटी भी इंक्रीज नहीं है। यानी स्कूल बढ़ने से क्या है, कई बिल्डिंग खड़ी कर दीजिए, सब व्यवसाय ही बना लें, एक अर्निंग का एक रिसोर्स बना लें स्कूल खोल करके, जो आप देख भी रहे हैं। लेकिन जबकि क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जाएगी तो एक व्यक्ति कैसे अपना 100% किसी भी वर्क में दे पाएगा, उसकी स्पेशलाइजेशन कैसे जो है इमर्ज होकर बाहर आएगी, कैसे उभरेगी। तो क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग खड़ी करने या स्कूल खोलने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए 1951 से अगर 2010 की ओर देखें तो 18% जो लिटरेसी रेट था वो तो इंक्रीज हुआ 74%, लेकिन यहाँ डिफ्रेंशिएशन भी है मेन और वीमेन में। तो मेन कहीं ज़्यादा एजुकेटेड हो चुके हैं, लेकिन वुमेन जो है वो कहीं उनकी तुलना में बहुत कम हुई हैं। तो प्राइमरी स्कूल जो कि अगर देखें पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ गए, यानी ये अप्रॉक्सिमेटली 8.58 लाख से ऊपर हो चुके हैं। लेकिन एजुकेशन लेवल आप देख लीजिए क्या है इंडिया में। इसकी चुनौतियां भी हैं कि वास्ट डिफरेंस इन लिटरेसी इज़ नोटिस्ड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो विभिन्न प्रकार के जो रेट है मेन वीमेन का अपने सोसाइटी में, कम्युनिटी में, वो आपको बहुत डिफरेंट देखने को मिलता है। ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स हैज़ बीन diluted by the poor quality of schooling and high drop out rate। मैं वही बताया कि अधिक से अधिक स्कूल खोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि जितना ही स्कूल है वही स्कूल अगर गुड क्वालिटी एजुकेशन दे, पहले के तो डेवलप्ड कंट्री के ही समान अगर एजुकेशन दें, अच्छा एजुकेशन दें, सिर्फ कमाने का जरिया न बने, तो अपने इंडिया का एजुकेशन क्वालिटी सुधर सकता है, इम्प्रूव हो सकता है।
दे आर मेनी स्टेप्स वाज टेकन बाय गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से स्टेप लिए गए हैं। तो बेटा ये सब अब कल पढ़ेंगे, और फिर भी मैं आज यहाँ तक आपको फिनिश करना चाहता था, लेकिन कल का आपको आपकी वीडियो में कंप्लीट होगा। और क्योंकि मैं जल्दी नहीं पढ़ाना चाहता, जिससे आपको अच्छा इस पर अंडरस्टैंडिंग हो, तो ठीक है, आप लोग मन लगा के घर पे सुरक्षित होकर के पढ़िए। जो भी आपको न समझ में आए, जो भी टॉपिक्स या जो भी आर्थिक शब्दावली न समझ में आए, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर पूछा करिए। और जो भी कुछ कमियां हो वो आप ज़रूर जिक्र करा करिए कमेंट में, जिससे मैं उसे और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।